हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेट क्लासेस चित्रा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ थर्ड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके सही जवाब होते हैं प्लीज़ ज़रूर बताएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम ये जो करेंगे सीरीज़, टेस्ट सीरीज़, इसमें मैं सारे ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख पे ही क्लिक करवाऊँगी, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया है। मैं चाहती हूँ आप ये जो इस वीडियो के माध्यम से जल्दी जल्दी अपना आंसर्स दें और अपना टाइम सेव करके अपने पेपर पे ध्यान दें। बाकी का टाइम आप अपने पेपर को की रिवीजन में लगाएं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई कौन निर्धारित करता है? तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, जिसमें से सही जवाब है ऑप्शन 3, समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये जो चार ऑप्शंस है स्टूडेंट, उसमें से सही जवाब है हमारा पहला। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 1, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में तो विभिन्नताएं होती हैं और समानताएं भी पाई जाती हों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो यानी कि वो बताना है जिसमें जो जेंडर बायस्ड होते हैं उनको ये तोड़ता है, जो सही है जवाब। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 4, महिलाएं भी जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 2, महिलाओं के लिए मताधिकार। जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, इनकी रचना तो सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो इसमें से वो चुनना है जो नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिण पथ शासकों के लिए थी? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन 1, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। देखिए, इसमें कला रूप और नामावली है, इनको मैच देम करना है। ए के साथ कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, तो वो था तेल चित्रकला। बी है चित्रकारी, जिसमें भारतीय भूत दृश्यों को अनूठा या अनछुआ दिखाया गया था, तो वो थी नैना भिराम। तीसरा है, भारत में यूरोपीय वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला थी हमारी रूप चित्रण। क्या थी हमारी रूप चित्रण। और चौथी है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो इसका सही जवाब है इतिहास चित्रकला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। और बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो स्टूडेंट, इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, क्योंकि ए और बी दोनों ही गलत हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो ए में लिखा है मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी है माहलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया गया था। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 4 है। ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 दरगाह। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया, तो इसका सही जवाब है कौन लाए थे विशिष्ट द्वैत वाला सिद्धांत? तो वो लाए थे ऑप्शन 2 रामानुज। भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो दीवानी व्यवस्था थी उसके बारे में है, यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। तो दीवानी और फौजदारी दोनों अलग अलग अदालतें थी। जो दीवानी अदालत थी वो यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी, जबकि जो फौजदारी थी वो भारतीय हिंदू और जो मुस्लिम मौलवी होते थे, संत और मौलवी, वो सब मिलकर उसकी अध्यक्षता करते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिसन नगर से अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 3। ये एक किलेबंद की छावनी है, छावनी वाला एरिया जहाँ सैनिक रहते थे। सैनिकों के लिए बनाए गए नगर को ही गैरिसन नगर बोला जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। जब लंदन में अब्राहम के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अब्राहम का समय होगा। तो ये दोनों बिल्कुल सही लाइनें हैं। कारण बताना है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। इसका आंसर है ऑप्शन 4। ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये बहुत बार रिपीट हुआ है स्टूडेंट, क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। ऑप्शन ए दे दिया गया है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे रूस में 11 हैं। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये भी सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ए बी सी तीनों सही हैं स्टूडेंट। इसके मैंने वीडियो बना के आप लोग वो देख सकते हैं, अच्छे से समझाया हुआ है ये चैप्टर मैंने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 ए बी सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 3, शोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। बिल्कुल सही सीक्वेंस है। अगर हम पृथ्वी की भूपटपटी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, पृथ्वी का परिक्रमण मतलब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी का एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो झुकी हुई अवस्था है और प्लस पृथ्वी का जो सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाया जाता है, उसी के कारण क्या बनती है, हमारी ऋतुओं का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है? तो इसका सीधा जवाब है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। 78% जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती है गैस। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ठंडी धाराएं ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाते, तो बिल्कुल सही है ये। बी है, लेब्राडोर एक गर्म धारा है, ये गलत है क्योंकि गर्ल स्ट्रीम है गर्म धारा, लेब्राडोर एक ठंडी धारा है,
तो बी गलत है। सी, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ए और सी सही है। नेक्स्ट, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं जो वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 3, हिमोड। और ये निक्षेपण के द्वारा बनता है एक जगह इकट्ठे होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करता है। ए में लिखा है यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश 50 से 70 डिग्री के बीच में पाई जाती है और इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन 4, शंकुधारी वनों को बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट तो नहीं के नीचे पहले निशान लगा देना चाहिए कि जो इनमें से गलत ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, जबकि ये गलत है। कर्तन और दहन की कृषि यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, क्योंकि ये एक जगह है जहाँ पर कैस्पियन सागर पाया जाता है, जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो तैराक क्या होते हैं, उसमें डूबते नहीं है, आराम से क्या होते हैं वहाँ पर जाते हैं और तैरने लग जाते हैं, क्योंकि नमक इतना ज़्यादा होता है कि वो नीचे जा ही नहीं पाते, ऊपर ही पानी में तैरते रहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बना देती है। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, भूमि उपयोग से आशय पृथ्वी का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। 2, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, क्योंकि भूमि का उपयोग सिर्फ भूमि में कृषि और वन के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 गलत है और बी सही है, क्योंकि भूमि का उपयोग मुख्यतः ज़्यादातर उसकी जो स्थल की आकृति होती है उसके हिसाब से हम भूमि का प्रयोग करते हैं। इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो स्टूडेंट ये एक ऐसी, जिसे बोल सकते हैं ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम मृदा को संरक्षित करते हैं और टूटने से बचाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। समुद्र के जो तट होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर पवन की गति बहुत तेज़ होती है, तो उसे रोकने के लिए इस रक्षक मेखलाओं का यूज़ किया जाता है। पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, इस संरक्षण के लिए इसकी मदद ली जाती है। कॉर्नर में बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारी ट्रीज़ लगा देते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, और एक कतार में लगा दी जाती हैं, जिसे रक्षक मेखलाएं बोला जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उपविषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और दूसरा है समता के मुद्दे। तो ये दोनों ही सही हैं स्टूडेंट। जब विज्ञापन आता है तो हम लोग व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में भी सोचते हैं कि ऐसा हम कोई विज्ञापन ना दें जिससे किसी पर पर्सनल अटैक हो, और हम हमेशा समानता के आधार पर ही विज्ञापन की विषय वस्तु बनाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा दीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे। अगर हम भूमि उपयोग के प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों पर चर्चा करते हैं अगर क्लास में, तो हम किस पर ध्यान देते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, वर्गीकरण करना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट, अगर हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों को बच्चों को दिखाना चाहते हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2,
कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्हें दिखा देनी चाहिए। इसका जवाब ऑप्शन 3 भी हो सकता कि वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण, लेकिन वो सही नहीं होगा। अगर हम बच्चों को डायरेक्ट कहीं जंगल में ले जाते हैं तो ये सही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उस विषय वस्तु पर आधारित कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी वगैरह उन्हें दिखा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका होती है? ज़्यादातर आपने अपनी बुक में देखा कि आपकी बुक्स में कार्टून बने हुए हैं, तो वो क्यों बने हुए हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, जो मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। जो भी परेशानी सामाजिक या राजनीतिक या कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक जो भी है, उसको कार्टून के ज़रिए बच्चों को बताना चाहिए। उससे ही क्योंकि सीरियस नोट पर हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो किसी ना किसी कार्टून के थ्रू बच्चे जल्दी समझ जाते हैं जो मेन मुद्दा होता है। तो इसीलिए कार्टूनों का उपयोग किया जाता है हमारी सोशल स्टडी की किताबों में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी जातियों को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। बी, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। ये दोनों ही गलत है, ए और बी दोनों गलत है, क्योंकि रंग भेद की प्रथा एक कुप्रथा है और इसे दूर किया गया है अब। तो ऑप्शन 1 सही जवाब है, ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो इसका सही जवाब है, एक तो होता है हमारे सरपंच जी और दूसरे हैं हमारे वार्ड के सदस्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ए और बी। सरपंच और वार्ड के सदस्य हमेशा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, ठीक है, निर्वाचन होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित करना। जो लेखपाल का मतलब ये होता है कि भूमि से संबंधित सारी जो सांख्यिकी है, सारे जो आंकड़े हैं वो तैयार करना और भूमि का माप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। नेक्स्ट, यहाँ ए और बी पर विचार कीजिए। 2 सूचियां दे रखी है। ए में दे रखा है हमारे विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार है और बी में दे रखा है विभिन्न प्रकार के ऋण। तो ए जिसमें लिखा गया कृषि श्रमिक, तो वो क्या करते हैं, वो स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के लिए क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। बी, बड़ा किसान जो होता है वो क्या करता है, वो करता है कृषि संसाधन और संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है। तो बी का आ जाएगा 3। और जो मध्यम किसान है वो उर्वरक और कीटनाशी और बीज के लिए ऋण लेता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए के साथ 1, बी के साथ 3 और सी के साथ 2। 1 3 2, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट। दादन व्यवस्था उस जब अंग्रेज़ों के समय की एक बहुत ही कुव्यवस्था थी उस वक्त की, और इसका जो सही जवाब है एग्जैक्ट वो है ऑप्शन 4। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी। सौदागर क्या करते थे, सूत बहुत सारा खरीद लेते थे और बुनकर को वो दे देते थे, और कपड़ा तैयार, जो बुनकर कपड़ा तैयार कर लेता था उसे कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था मार्केट में बेचने के लिए। तो एक दादन व्यवस्था थी, जो इसमें क्या किया कि बुनकरों के हाल बहुत बुरे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है एक तरह का ये हमें बाजार व्यवस्था दी गई है कि किस तरह से हम लोग एक अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा स्टूडेंट
किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। सबसे पहले बीज खरीदेगा, फिर उसके बाद क्या करता है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी से टमाटरों की बोली लगाता है। जब टमाटर उग जाते हैं तो थोक व्यापारी क्या आते हैं, सब्जी मंडी में जाते हैं और टमाटरों की बोली लगाते हैं। फिर आ जाएगा जो एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और फिर आ जाएगा हमारा विपणन करने वाली कंपनी भंडारों के केचप की आपूर्ति करती है। तो इसका और लास्ट में आ जाएगा जो पर दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। सोना पड़ोसी मतलब जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं, जब मार्केट में एकदम से अपने नियरेस्ट जो दुकान होती है वहाँ से हम केचप या फिर ये जो टमाटो सॉस वगैरह का ऑर्डर करते हैं। तो इसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन 2, BCDEA इसका सही जवाब है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो वह अपील के लिए किस न्यायालय में दोबारा अपील कर सकता है। तो याद रखिएगा जिला जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट के बाद आता है हमारा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद हाई कोर्ट को हिंदी में बोला जाता है उच्च न्यायालय। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगर हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना सेटिस्फाई नहीं है जो जस्टिस मिला है तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी हमें लगता है कि हमें जस्टिस नहीं मिला है तब हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें 2 कथन दिए गए हैं स्टूडेंट भारतीय संसद के बारे में, और उसमें से हमें सही के बारे में बताना है। तो इसमें ए दे रखा है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। तो ये गलत है, क्योंकि लोकसभा में अगर जो भी सरकार बनाएगी, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल अगर सरकार बनाना चाहता है तो उसके पास 50% वोट होने ही चाहिए लोगों के। 50% वोट मतलब 50% उनके सदस्य चुने जाने चाहिए। और टोटल हमारे 545 सीट्स हैं, जिसमें से उसका 50% +1 उनके पास बहुमत होना चाहिए, तभी वो लोकसभा में अपनी सरकार बना सकती है। तो ए तो गलत है। बी में है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब है केवल बी सही है, ऑप्शन 3, क्योंकि हमारे जो अंग हैं सरकार के वो 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऊपर जो सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य मतलब जो हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में दिया गया ये। तो इसका ऑप्शन 1 है जवाब, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ऊपर लाइन बोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। ऑप्शन 1 बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहन करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ए और बी दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में कोई मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, बी और सी। ये दोनों गलत है कथन, बी और सी, यानी सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है, ये गलत है। और सी है सामाजिक विज्ञान में विभिन्न विषयों को जो पढ़ाया जाता है उसका तरीका समान है, तो एक बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। तो ए में लिखा गया प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना।
बी में है तथ्य और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना, तो गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन 2 केवल एक। प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अपने अनुभवों से ही हम जल्दी सीख सकते हैं, तो आप आंसर क्या है स्टूडेंट इसका? ऑप्शन 2 केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो ए और बी दोनों का ही नहीं पता हमें, ऑप्शन एक सही है इसका जवाब। ए और बी में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही गलत है। वो स्मरण पे बल दे रहा है और वो कह रहा है कि हमेशा निश्चित होता है, तो ये दोनों ही गलत है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन एक। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो इसका मतलब ये कि वन्य जीव संरक्षण यानी जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम किस तरह से इसको एक कहते हैं ना कि एक अभियान बना सकते हैं स्टूडेंट के द्वारा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 1। जो पशु आधारित उत्पाद होते हैं उन्हें हमें ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 पशु आधारित उत्पादों को ना खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओपन बुक इवैल्यूएशन है स्टूडेंट ये, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है जवाब कि जब ओपन बुक इवैल्यूएशन करते हैं तो विद्यार्थी सभी तथ्यों और विवरणों को जो रट्टाफिकेशन होता है उसको दूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित होंगे? पहला है छोटे समूहों की परियोजना, दूसरा है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, तीसरा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और डी है कोलाज बनाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 ए, सी और डी। यानी छोटे समूह की परियोजना होनी चाहिए और ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होनी चाहिए और कोलाज बनाना। इससे ज़्यादा हम लोग क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कर पाएंगे। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 परिस्थितियों के अनुमान और निष्कर्ष के आधार पर। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए आपको। यानी कि एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करेंगे। तो ऑप्शन 4 सही जवाब है। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए है राजनीतिक संस्थानों का अध्यापन, बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। ऑप्शन 4 राजनीतिक और मूलभूत सिद्धांत दोनों का ही अध्ययन होना चाहिए। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो ए है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी है हमारा विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना और सी है हमारा समूहों का विचार पूर्वक चयन करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ए, बी, सी। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सिर्फ कार्य की पूर्ति करना नहीं होता काम। बच्चों ने क्या सीखा है और क्या उनका निष्कर्ष निकला है
वो बात में ज़्यादा मैटर करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ABC। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट ऑप्शन 3 A और D। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है सामाजिक विज्ञान। और D है हमारा, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A और D, यानी ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? नहीं जा सकता मतलब जो इनमें से गलत है। तो जियाउद्दीन बरनी डायरेक्ट उन्होंने जो भी लिखा था अपने समय पर लिखा था, तो वो है प्राथमिक स्रोत है। अबुल फजल ने भी डायरेक्ट देखकर जो कुछ लिखा उस समय के बारे में बताता है। राज सुंदरी देवी ने भी बिल्कुल अपने समय के हिसाब से लिखा, लेकिन जो मुजफ्फर आलम थे उन्होंने उस समय के हिसाब से नहीं लिखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मुजफ्फर आलम। ये प्राथमिक स्रोत के रूप में जो इनका लेखन है वो नहीं माना जा सकता। नंबर 2 मुजफ्फर आलम। लास्ट क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। हम कौन सा एक ऑप्शन है जिसको हम यूज़ नहीं करेंगे अगर हम प्राचीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं? पहला है हस्तलिपियाँ, दूसरा है गुफा चित्रकारी, तीसरा है लघु चित्रकारी और चौथा है शिलालेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जो लघु चित्रकारी है उसका यूज़ नहीं करेंगे हम, बाकी तीनों का करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने ये 60 क्वेश्चन किए हैं सीटेट और यूपी टेट से रिलेटेड, और आई होप ये आपको समझ आए होंगे। और प्लीज़ आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने आंसर्स लगाते जाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगले क्लास में। तो तब तक के लिए नमस्कार।